जय हिंद टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज ये थर्ड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा इंट्रो था। दूसरा लेक्चर में आपको मैंने एंशियंट की जो स्टार्टिंग है, जो हमारा पैलेयोलिथिक एज होता है, उस तरह से मैंने पढ़ाया है। और आज का जो थर्ड लेक्चर है उसमें भी हम एंशियंट ही देखेंगे, क्योंकि एंशियंट अपने में ही काफ़ी बड़ा है। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक सेकेंड, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशियंट में मोस्टली हमारे पास जितने भी एविडेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर, जैसे कोई कॉइन मिले हैं वो होता है, कोई स्क्रिप्ट है वो है, कोई लेख हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जैसे रॉक्स पे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो होता है। और ज़्यादातर उत्तराखंड का जो केस है उसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उस पर कुछ लिखा गया है तो वो टूट गया है, राइट। तो एग्जैक्टली जो डेटा होता है एंशियंट का, उसकी कितनी सटीकता है वो हमें नहीं मिलती है उत्तराखंड के केस में। और भी राज्य होते हैं पर उत्तराखंड की भी हम बात करेंगे, इसीलिए अलग अलग बुक अलग अलग डेटा लिखती है। तो हमने कोशिश की है कि आप तक वो डेटा पहुंचाने की जो काफ़ी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एंशियंट में ऑलरेडी मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि एंशियंट पीरियड में मैनी हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस, जो मैं बताया था आपको, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब हमें मिलते हैं। और जिससे हम कहीं ना कहीं एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है उत्तराखंड का, वो हम समझते हैं। उत्तराखंड का क्या, ये पूरे भारत का जो प्राचीन इतिहास समझने का जो स्टैंडर्ड है वो यही है, राइट। और यहीं पर मैंने आपको बताया है, जैसे जो प्रोटो हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेख हैं परंतु वो अभी भी डिकोड नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पन सभ्यता है, जो हड़प्पन कल्चर है, वो आपका प्रोटो हिस्ट्री में ही आता है। और हड़प्पन के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलूँ या हड़प्पन सभ्यता बोलूँ, एक ही बात है। इसका जो समय काल हमारा माना जाता है कि स्टैंडर्ड, वो माना जाता है 2500 से 1500 बीसी के आसपास, बिफोर कॉमन एरा। तो आज से लगभग 4500 साल पुरानी बात, ठीक है। ये अगर मैं देखूं ये वाला, तो आज से लगभग 4500 साल पुरानी बात है। तो ये 2500 से 1500 बीसी को माना जाता है हड़प्पन। और यहीं पर हम प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि जब हड़प्पन जो है वो आपका प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो प्रोटो हिस्ट्री का एक समय काल हम इसे मान सकते हैं, राइट। तो प्रोटो हिस्ट्री कितनी पुरानी है, थोड़ा हम मान सकते हैं 4500 वर्ष पुरानी, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं पर ये बात की जा रही है, अब मैंने आपको क्यों बताया प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, कि हमारा जो उत्तराखंड है उसका जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ जो ट्राइब्स हैं उन्होंने एंट्री करी थी इसी दौरान, प्रोटो हिस्ट्री के दौरान। तो प्रोटो हिस्ट्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4500 वर्ष के आसपास, ठीक है, आज से लगभग। तो ये हैं आपके कीरत, तंगना, खस, दरद, कुलिंद, यदेव और नाग। अब सर क्वेश्चन वाइज हमें, जो एग्जाम वाइज हमें क्या ये याद करने हैं? हाँ, इनको आप याद कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोटो हिस्ट्री यानी कि सबसे पुरानी ट्राइब्स इनमें से कौन कौन सी है, वो आपको ट्राइब्स दे सकते हैं। तो सबसे पुरानी ट्राइब्स कौन सी हैं, तो ये ट्राइब्स का आप नाम याद कर सकते हैं एग्जाम वाइज। कुछ ही ट्राइब्स हैं, इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, राइट। तो आप अपने नोट्स उस हिसाब से बनाइएगा। वैसे नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो उसमें आप ऑलरेडी आपको ये नोट्स बने बनाए मिलेंगे, राइट। तो आगे देखते हैं, अब कुड़िंद के बारे में देखते हैं, जो कुड़िंद रिपब्लिक है। तो यहीं पर मैं आपको समझा दूं, काफ़ी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। कि जैसे रिपब्लिक तो ये नया नाम है, जैसे आज के हिसाब से अगर देखें, क्या इंडिया एक रिपब्लिक देश है? बिल्कुल है, इंडिया एक रिपब्लिक देश है। रिपब्लिक की क्या परिभाषा है वर्तमान में? रिपब्लिक की परिभाषा होती है जो देश का मुखिया होता है, जो हेड होता है। हमारा हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वो जो हेड होता है वो निर्वाचित होकर आता है, यानी कि इलेक्ट होकर आता है।
यानी कि अगर वो निर्वाचित होके आता है तो वो किसी भी वर्ग का आ सकता है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, वो हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है। तो ये होती है रिपब्लिक की परिभाषा। अब प्रश्न है सर, उस समय भी क्या ऐसा होता था, निर्वाचन होता था? नहीं। उस समय का मतलब होता था जैसे कोई साम्राज्य होता था, मान लीजिए, उसको रिपब्लिक इसलिए कहा जाता था कि वहाँ का जो मुखिया है, जो राजा है, उसको वहीं के लोग चुनते थे। वहीं के कुछ लोग, जो लोग जिनका उस समाज में वर्चस्व होता था, वो चुनते थे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिपब्लिक साम्राज्य। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। मुख्यतः ये देखा गया है कि राजा के बेटे को ही जो वहाँ के कुछ लोग थे वो चुनते थे, परंतु जो रिपब्लिक साम्राज्य है वो इस तरह का होता था कि कुछ लोग चुनते थे। तो आप समझ पाए होंगे कि रिपब्लिक साम्राज्य क्या होता था उस समय का, और आज का भी आप समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं। तो कुणिद रिपब्लिक की बात की गई है। तो जो हमें साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस ऑफ कुणिद डायनेस्टी के मिले हैं, वो किस फॉर्म में मिले हैं? ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स के रूप में। ब्रॉन्ज और सिल्वर, गोल्ड नहीं मिला है, तो माइंड में रखेंगे गोल्ड नहीं मिला है। तो यहीं से इनके बारे में हमें पता चलता है। और इनके बारे में जो महाभारत के जो अध्याय होते हैं, जैसे सभा पर्व होता है, अरण्यक पर्व होता है, भीष्म पर्व होता है, जो महाभारत के ये जो अध्याय हैं उनमें वर्णन मिलता है किसका? कुणिद का। तो यानी कि जब महाभारत लिखी गई थी उससे पहले से ये लोग थे। यानी कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि जो सभा पर्व है, अरण्यक पर्व है और भीष्म पर्व है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है कुणिद का। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। आगे देखते हैं कि जो कुणिद का जो एक राजा था उसका नाम था सुबाहु। ये देखेंगे, ग्रेटेस्ट कुणिद किंग कौन था? सुबाहु। सुबाहु। और ये एक जगह भी है, उस समय एक जगह को भी कहा जाता था, एक स्थान था सुबाहुपुर, जो आजकल का श्रीनगर है। श्रीनगर आप जानते हैं गढ़वाल में पड़ता है, वो वाला श्रीनगर। तो श्रीनगर का पुराना नाम क्या है? सुबाहुपुर। और सुबाहुपुर के लिए ये फेमस है, या श्रीनगर के लिए फेमस है, कि यहाँ पर एक रात के लिए पांडवास रुके थे। जब वो अपने वनवास काट रहे थे, एग्जाइल में थे, तो वो लोग एक रात श्रीनगर या सुबाहुपुर में रुके थे। तो ये बात याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी की। 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो समझ लीजिए कितनी पुरानी बात है। आज से लगभग 8000 साल पुरानी बातें हो रही हैं, राइट। तो 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो कुणिद की काफ़ी शाखाएं जो हैं वो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ रहती थी। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है, राइट। तो कुणिद का जो कॉइन है, जो हमें कुणिद के कॉइन मिलते हैं, जो मैंने अभी बताया था ब्रॉन्ज और सिल्वर के हैं, ये बहुत अच्छा हमें ऐतिहासिक जो डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है वो देते हैं। किसके मध्य? 200 बीसी से 300 बीसी के जो मध्य, इसको जरा उल्टा लिखेंगे क्योंकि बीसी के केस में हम कहेंगे 300 बीसी से 200 बीसी, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके मध्य का जो डेटा है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है उत्तराखंड क्षेत्र का। किसकी वजह से? कुणिद के जो कॉइन थे, ब्रॉन्ज और सिल्वर के जो कॉइन थे, वहाँ से मिलता है डेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कॉइन्स के बारे में अब हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, जब मैं आपको एमसीक्यूज लगाऊंगा तब आपको याद आएगा, तो ये अच्छी तरह सुनिएगा। तो इसमें 3 तरह के कॉइन्स हमें मिलते हैं। एक अमोदभूति टाइप, पहला प्रकार क्या है? अमोदभूति। और ज़्यादातर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट किंग होते थे, क्योंकि ये लोग उपाधि लेते थे अमोदभूति की। जो भी राजा होता था वो क्या उपाधि लेता था? अमोदभूति की। तो ये क्या होता था? ये जो सिक्के जारी करता था उसे कहते थे अमोदभूति टाइप। ये कॉपर के होते थे और सिल्वर के होते थे, और इस पे ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ब्रह्मी और खरोष्टी, ये बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। दूसरे टाइप के हैं, एक सेकेंड, दूसरे टाइप के हैं अल्मोड़ा टाइप। ये ज़्यादातर कत्यूरी घाटी में पाए गए, और ये कहाँ? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। कत्यूरी घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो कुणिद यहाँ भी रहे हैं, इससे ये साफ पता चल रहा है, तो याद रखेंगे। और तीसरे हैं छत्रेश्वर टाइप। तो ये जो कॉइन है, ये जो मिले हैं, ये जो एक वहाँ के उस समय के जो लोग मानते थे, छत्रेश्वरी जो भगवान है, जो डीटी है, उसको मानने वाले लोगों ने उस उपलक्ष्य में ये कॉइन बनाए थे, छत्रेश्वरी। अब याद रखेंगे, यहाँ से देखिए आपका क्या क्वेश्चन तैयार हो गया। जो
छत्रेश्वर जो डीटी है वो किससे संबंधित है, वो है कुनिंद से, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको सिक्का दिख रहा होगा, ये वाला कॉइन, यहाँ पर आपको एक ये डीटी दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ आकृति दिख रही होगी, जैसे देवी देवता की आकृति, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, 3 तरह के कॉइन्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कुनिंद के जो राज्य होता था वो 6 भागों में विभाजित था। क्या नाम है? तमस, कुलकुट, टंगन, भरद्वाज, रंगकुम और अमेय। तो एग्जाम वाइज आपसे कुछ भी कोई भी एक भाग दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये किससे संबंधित हैं। जैसे कुलकुट दे सकते हैं, और कुलकुट किससे संबंधित है, तो वह है कुनिंद राज्य से। तो ये जो 6 भाग हैं जो कुनिंद राज्य के हैं वो आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जो कुनिंद थे इनकी जो शुरुआत हमने देखी, लगभग 6000 वर्ष पुराने हैं ये, और ये काफ़ी समय तक इन्होंने शासन भी किया है, काफ़ी समय तक। चाहे फिर बाद में ये लोग पहाड़ के जो क्षेत्र था वहाँ जाकर छुपे, पर वहाँ वाले क्षेत्र में भी इन्होंने शासन किया है, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, जो कुनिंद हैं वो अपना शासन कंटिन्यू रखते हैं जब सुंग का शासन आ गया था, यानी कि मुख्य जो शासन था वो सुंग का था। सुंग के बाद कुषाण आए थे, ठीक है। तो यानी कि तब भी कहीं ना कहीं कुनिंद जो थे वो शासन में थे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, कुनिंद ने, माफ कीजिएगा, जो कुषाण है, कुषाण ने कुछ भाग थे तराई और शिवालिक क्षेत्र के। तराई आप जानते होंगे, जो भाबर से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, तो वो वाला हिस्सा तराई क्षेत्र कहलाता है। जैसे उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, काशीपुर है, जो यूपी से लगा हुआ एरिया है, वो ज़्यादातर तराई कहलाता है। और ये वाला क्षेत्र, और जो शिवालिक है, शिवालिक मतलब होता है जहाँ पर हिमालयास खत्म होते हैं, जो लोअर हिमालयास वाला क्षेत्र है, वो वाला एरिया कहलाता है शिवालिक। तो ये जो लोअर हिमालयास है, जो आउटर हिमालयास है, माफ कीजिएगा, लोअर नहीं, जो आउटर हिमालयास है, वहाँ पर जो कब्जा है, जो शिवालिक मतलब आउटर हिमालयास हो गया, और तराई क्षेत्र में कब्जा किसका हो गया था? कुषाण का। तो देखिए, इन जगह अगर कब्जा कुषाण का हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो आपके कुनिंद थे ये फिर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ चले गए, ऊपर पहाड़ की तरफ चले गए। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रेटर हिमालयास है, फिर नीचे लेसर हिमालयास है, फिर नीचे शिवालिक है। तो उत्तराखंड आपको पता है ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और जो मैं शेडेड पार्ट है, इसको मैं अभी तराई बना रहा हूँ, तराई। और ये जो लंबी लाइन में बना रहा हूँ, उसको शिवालिक मान लेते हैं हम। तो देखिए, ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं अब कुषाण ने कब्जा कर लिया है, इस वाले हिस्से पे कुषाण ने कब्जा कर लिया है। कौन से हिस्से पे? तराई वाले और शिवालिक। तो अब क्या होगा, कुनिंद क्या है, थोड़े ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे कुनिंद, तब भी शासन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि कुषाण ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुषाण ने अपना वर्चस्व जमा लिया था, वो हमें कुषाण के सिक्कों से पता चलता है। क्योंकि ये मिलते हैं हमें कहाँ? वीरभद्र में, जो कि ऋषिकेश, आजकल वो ऋषिकेश कहलाता है। मुरद्वाज जो कोटद्वार कहलाता है, और गोविसान जो काशीपुर कहलाता है। तो यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो कुषाण के मिले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये तराई और शिवालिक क्षेत्र है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुषाण जो थे उन्होंने तराई और शिवालिक क्षेत्र में अपना हिस्सा जमा लिया था, राइट। तो यहाँ पर याद रखेंगे, एग्जाम वाइज आपने क्या याद रखना है, एग्जाम वाइज आपने ये पुराने नाम भी याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो किससे संबंधित मिले हैं, वो कुषाण से संबंधित सिक्के मिले हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड के लिए तो बड़ा फेमस है कि जो सम्राट अशोक हैं उनके जो शिलालेख हैं वो बहुत फेमस है, राइट। तो आइए देखते हैं। अब वैसे ही एक शिलालेख हमारे उत्तराखंड में भी है, वो है कलसी रॉक एडिक्ट। जो अशोक का एक जो शिलालेख पाया जाता है, रॉक एडिक्ट पाया जाता है, वो है कालसी पे। कालसी कौन से नदी के तट पर है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये बताता है कि कालसी का जो रॉक एडिक्ट है, जो स्थापित किया गया था, आजकल जो देहरादून का जनपद है वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। तो वो मौर्यन साम्राज्य के बारे में बताता है कि एक समय कहीं ना कहीं जो निचला हिस्सा है उत्तराखंड का, वो किसके कब्जे में आ गया था? मौर्यन साम्राज्य के बारे में। तो देखिएगा, देहरादून जनपद है और जो तराई क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मौर्यन साम्राज्य ने इसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। जैसे इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा उत्तराखंड का अगर हम एक मैप देखें, तो आप देखेंगे ये हमारा मैप तैयार हो रहा है।
तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस वाले क्षेत्र में मौर्यन साम्राज्य बन गया, क्योंकि हमें कलसी जो मिलता है वो यहाँ पर मिलता है, राइट, ये वाला हिस्सा कलसी का। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण, जो आजकल का उत्तराखंड है, उसका दक्षिण का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं मौर्यन साम्राज्य पे मिल गया। क्योंकि कैसे पता चल रहा है? क्योंकि शिलालेख से, राइट। फिर भी देखिए क्या है, कुनिंद जो है वो शासन करना नहीं छोड़ेंगे और कहाँ को चले जाएंगे? ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, यानी कि और हिमालय क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे, ग्रेटर हिमालयाज की तरफ चले जाएंगे। तो उसको हम पहाड़ी क्षेत्र कह देते हैं, राइट, और ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। और इसी दौरान जो ये समय की बात हो रही है 324 से 187 BC की जो बात हो रही है, इसी समय जो उत्तराखंड क्षेत्र है उसमें बुद्धिज्म जो होता है वो आता है। पहली बार कब आता है? मौर्यन साम्राज्य के समय पे उत्तराखंड में किसका प्रवेश होता है? एक नए धर्म का, जो है बुद्धिज्म, ठीक है। यानी कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं वो आए होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार किया होगा। क्योंकि आप जानते हैं सम्राट अशोक कहीं ना कहीं पूरे परिवर्तित हो चुके थे एक युद्ध के कारण। वो युद्ध कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया था, राइट। अब देखते हैं पोस्ट कुषाण पीरियड, कुषाण का जो युग था उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नए वंश आए, डायनेस्टीज आई। वो है, सबसे पहले देखेंगे हम योधेया डायनेस्टी, योधेया वंश। तो इसके बारे में देखेंगे 3 से 4वीं शताब्दी में इन्होंने साम्राज्य अपना फैलाया, शासन किया। ये एडी याद रखेंगे, अब एडी है, आज से लगभग हम कह सकते हैं 1600 वर्ष पहले की बात हो रही है। और इनका जो क्षेत्र था वो आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड तो इसमें आ ही रखा है और उत्तरी यूपी भी आ रखा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक इनका जो साम्राज्य फैला हुआ है वो फैला हुआ है कांगड़ा, शिमला, जौनसार बवार, काला डंडा जो गढ़वाल में है, और सहारनपुर जो यूपी का क्षेत्र है आजकल का। तो ये आप देख पाएंगे, राइट। तो क्या एग्जाम वाइज सर मुझे ऐसे याद रखना, थोड़ा आपने मैप में इसको ऐसे याद रखना, कभी कभी आपसे वो मैप दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था। और कहीं ना कहीं जो पोस्ट कुषाण का पीरियड है उसके जो साम्राज्य हैं, जैसे कभी 5-6 साम्राज्य को नाम दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं इसको हायरार्की में लगाना है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इस तरह से आपने डेटा याद रखना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेन ऑफ कुनिंद। अब ये देखिए, इसका कुनिंदी है ये, पर इनके आगे माउंटेन लग गया है, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे जो मौर्यन साम्राज्य आ गया तो ये कहीं ना कहीं पहाड़ों की तरफ चले गए। तो अब ये किस नाम से जाने जाएंगे कि माउंटेन कुनिंद, क्योंकि मैंने कहा जिस ग्रेटर हिमालयाज जो हैं अब ये वहाँ चले गए, जैसे चमोली, उत्तरकाशी, ये तो ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं, राइट। तो इसीलिए माउंटेन कहा जा रहा है, हिल नहीं क्या कहा जा रहा। हिल की परिभाषा क्या है? 2000 मीटर तक हिल मानते हैं हम, और उससे ऊपर के हम माउंटेन मानते हैं, पर इसकी कोई औपचारिक परिभाषा नहीं होती है कि माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो माउंटेन कुनिंद वही है जो पहले के कुनिंद हैं, तो ये माउंटेन से रूल कर रहे हैं। और जो तराई और भाबर वाला क्षेत्र है ये कुषाण के पास चला गया है, और खासकर कुषाण के बाद किसके पास चला गया था? ये योधेवा, क्योंकि कुषाण के बाद कौन आया है? योधेवा। तो योधेवा के पास चला गया है, राइट। तो अभी भी योधेवा है, माउंटेन कुनिंद है, और अब आएगा आपका वर्षा गंगा गोत्रीय डायनेस्टी। इसकी जो राजधानी थी वो थी युक्षाल, याद रखेंगे। इसकी जो राजधानी थी वो थी युक्षाल, क्योंकि जिसके बारे में हमें डेटा मिलता है वही हम बताते हैं। जैसे जब हम पढ़ते थे तो एक कन्फ्यूजन हो जाता था कि हमें एक ही राजधानी क्यों बताई जा रही है। राजधानी तो हमें, और मान लीजिए हमें 4-5 साम्राज्य पढ़ाए जा रहे हैं, राजधानी एक ही की क्यों बताई जा रही है? तो मैंने जैसा बताया था, क्योंकि ये जो सोर्स है, हमारा जो सोर्स होता है एंशिएंट हिस्ट्री को समझने का, ये कॉइन होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो जितना भी डेटा हमें मिला होता है उसी हिसाब से हम डेटा अपना तैयार रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, युक्षाल जो थी किसकी राजधानी थी? तो आपने याद रखना है वर्षा गंगा की, वर्षा गंगा गोत्रीय डायनेस्टी की, राइट। और कालसी स्टेट, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं जो सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो पाया जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था, और कहीं ना कहीं यमुना नदी तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया था, कालसी से यमुना नदी तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है युक्षाल किसकी राजधानी है। तो देखिए पोस्ट कुषाण के बाद जो हमें
जो साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जो नए वंश के बारे में पता चलता है, वो है युधेवा डायनेस्टी, माउंटेन कुनिंद और वर्षा गंगा। और माउंटेन कुनिंद तो पहले से ही थे, परंतु माउंटेन में चले गए थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक ही समय पे जो युधेवा थे वो लोग तराई और नीचे वाला क्षेत्र संभाल लेते, तराई भाबर वाला, और उसी समय जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर कौन बैठे थे? माउंटेन कुनिंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड और कार्तरीपुर राजा के बारे में, या कार्तरीपुर जो साम्राज्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें जो ज्ञान मिलता है वो अधूरा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा अधूरा लगेगा तो वो समझ लीजिएगा कि वो इंस्क्रिप्शन में है ही नहीं, राइट। और अगर कोई बुक अधूरे ज्ञान को पूरा करती है तो आप समझ सकते हैं वो बुक कहीं ना कहीं वो फेक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे इलाहाबाद रॉक एडिक्ट्स जो हैं, जो इलाहाबाद के जो शिलालेख हैं, और जो बात करते हैं समुद्रगुप्त की, और जो टूटे हुए जो शिलालेख हैं जो मिलते हैं लखमंडल पे। लखमंडल कहाँ पड़ता है? ये देहरादून जनपद पे पड़ता है। लखमंडल कहाँ? देहरादून जनपद पर। यही केवल ऐसे हमारे सोर्स हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं गुप्ता पीरियड की, और कहीं ना कहीं कार्तरीपुर राजा के बारे में। इसीलिए बहुत कम सोर्स है। और ये शिलालेख भी क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एनवायरनमेंट, इसमें जो लिखी हुई बातें होती है वो थोड़ा मिटने लगती है, राइट। तो इसीलिए लिमिटेड सोर्स होता है, इसीलिए राइटर साहब कह रहे हैं लिमिटेड सोर्स है। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन तैयार हो गया? इलाहाबाद रॉक एडिक्ट किसके बारे में ज़्यादा बताता है? गुप्ता साम्राज्य के बारे में। और जो लखमंडल है, लखमंडल पे जो शिलालेख है वो हमें कहीं ना कहीं कार्तरीपुर राजा के बारे में बताती है। तो एग्जाम वाइज ये याद रखेंगे, क्योंकि वो पूछ देंगे शिलालेख किसके बारे में बताती है, ये शिलालेख किसके बारे में बताती है। अब आगे देखेंगे प्रयाग रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, प्रयाग रॉक एडिक्ट्स ये हमें बताता है कार्तरपुर के बारे में। तो ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। प्रयाग रॉक एडिक्ट किसके बारे में बताता है? अगर उत्तराखंड की बात हो तो कार्तरपुर के बारे में, और के बारे में भी बताते हैं, पर कार्तरपुर के बारे में भी बताते हैं। ये बताते हैं कि जो नेपाल के जो वेस्ट में, नेपाल जो है, नेपाल के वेस्ट में देयर वॉज रीजन, एक साम्राज्य था जिसे कार्तरपुर कहा गया। बाद में इसी कार्तरपुर को कहा गया कुमाऊं गढ़वाल। और इवन इस पर रोहिलखंड भी आता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं, जैसे ये उत्तराखंड है मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा उत्तराखंड है, ये वाला नेपाल है। तो नेपाल के पश्चिम में आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा, और जो कार्तरपुर वाला साम्राज्य है इसमें उत्तराखंड तो है ही, और जो आपका ये यूपी का, आजकल के यूपी का जो रोहिलखंड है जिसमें बरेली ये सब आता है, ये भी इसका भाग था। किसका? कार्तरपुर का। तो ये बात याद रखेंगे, राइट। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है हमें लखमंडल रॉक एडिक्ट से, माफ कीजिएगा, प्रयाग रॉक एडिक्ट से पता चलता है। प्रयाग रॉक एडिक्ट से पता चलता है ये। ठीक है, आगे देते हैं। जो लखमंडल शिलालेख है ये कहता है कि ये जो साम्राज्य था, जो जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, ये कहीं ना कहीं गुप्ता साम्राज्य के आसपास था, गुप्ता साम्राज्य के आसपास था। और ये आगे की जो बात बताई जा रही है कि जब कुषाण वंश का अंत होता है, तो कुषाण वंश जो बड़ा साम्राज्य था उसका जब अंत होता है, तो कुछ जो वंश हैं, होता था जो मुख्य साम्राज्य जब टूटता था तो निचले जो छोटे छोटे साम्राज्य होते थे वो उठ के आगे आ जाते थे। जो निचले छोटे वंश होते थे वो अपना साम्राज्य फैला देते थे जब कोई मुख्य साम्राज्य टूटता था। तो जब कुषाण साम्राज्य का जब अंत होता है, मतलब वो डाउनफॉल में आता है अपने, तो कुछ नए जो वंश हैं वो सामने आ जाते हैं। जैसे गुविसान हो गया, कालसी हो गया, लखमंडल हो गया। तो ये याद रखेंगे। ये जो जगह है, गोविशान आप जानते हैं काशीपुर में है, आजकल का काफी काशीपुर है। लखमंडल आपको पता है ये देहरादून का जो चक्राता वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये पड़ता है। तो यहाँ पर ये इन क्षेत्रों में कुछ नए वंश आए। ठीक है, एग्जाम वाइज इतना है नहीं, पर स्टोरी हमें समझनी है, इसीलिए मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बात बताई जा रही है। आगे ये बताया जा रहा है कि जो कुड़िंद है वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में पावर पे है, और जो करतिरपुर वाला है, जो किंगडम है करतिरपुर, वो है अपर रीजन ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड रोहिलखंड में। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जैसे कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार उत्तराखंड का मैप फिर हम देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये इस तरह का उत्तराखंड का मैप है। तो देखिए क्या है, ये जो है ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है, राइट।
तो देखिए मैंने अभी आप बताया था कि एविडेंसेस से ये पता चलता है कि जो जब करतिरपुर का डाउनफॉल हुआ था, तो जो ऊपर वाले क्षेत्र में अभी भी आपको पता है जो कुनिंद हैं, जिनको हम माउंटेन कुनिंद कह रहे हैं, वो राज कर रहे हैं। माउंटेन जो कुनिंद हैं वो राज कर रहे हैं। और जो करतिरपुर का क्षेत्र है, ये जैसे बता रहा है कि एक सेकेंड, ये जो करतिरपुर का क्षेत्र है, जब ये साम्राज्य डाउनफॉल पे आया तो जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, जैसे ये इससे थोड़ा सा नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, ये कहीं ना कहीं किसके पास आ गया था? ये आ गया था कुनिंद के पास। देखिए सिंपल सी बात है, कुनिंद माउंटेन में शासन कर रहे थे, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, नीचे करतिरपुर था। जैसे ही करतिरपुर डाउनफॉल में आया तो ऑब्वियस सी बात है, जो माउंटेन कुनिंद थे वो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं आगे चल के जो कुर्तिर साम्राज्य था, जो करतिरपुर साम्राज्य था, वो कहीं ना कहीं किसके पास आ जाएगा? कहीं ना कहीं ये आ जाएगा कुनिंद के पास। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान से देखेंगे, वाइल कुलिंद वर इन द पावर इन सम एरियाज, अ न्यू किंगडम कॉल्ड करतिरपुर रोज इन अपर रीजन ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड रोहिलखंड। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, करतिरपुर किंगडम फाउंडेड बाय कुनिंद। अब किसी किसी हिस्टोरियन ने तो ये बोला है कि भैया जो करतिरपुर है वो तो बनाया ही कुनिंद ने है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर हमें कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा कन्फ्यूज्ड है। क्योंकि ये मैंने बताया ना, जो हमारा सोर्स होता है उसमें बातें क्लियर नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ हिस्टोरियन, अंत में बस ये याद रखना, कुछ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो करतिरपुर है वो बनाया किसने? कुनिंद ने। और कुछ मानते हैं कि कुनिंद का जब अंत होने लगा तो कहीं ना कहीं उस पर कैप्चर कर दिया किसने? कुनिंद ने। इस तरह की बात है, राइट। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और जहाँ कन्फ्यूजन है वो तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। पर इतना याद रखेंगे कि प्रयागराज रॉक एडिक्ट्स में जो करतिरपुर है वो है हमारे कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र, जो नेपाल के पश्चिम में है। और ये कहाँ से पता चलता है हमें? प्रयाग रॉक एडिक्ट्स। और जो नीचे की बातें हैं वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ये आई एम श्योर ये बातें आपसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है वो बात नहीं पूछी जाती है। परंतु यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, राइट। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि साफ है कि जो प्रयाग रॉक एडिक्ट है, माफ कीजिएगा, जो प्रयाग रॉक एडिक्ट है वहाँ पर करतिरपुर के बारे में बात की गई है। और करतिरपुर किसके वेस्ट में बताया गया है? नेपाल के। जो नेपाल के वेस्ट में आप पता है हमारा क्या है? कुमाऊं गढ़वाल। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था एमसीक्यू से पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेंगे, राइट। अब आगे देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे कि कुछ वंश दोबारा आते हैं, कुछ नए, जैसे यादवा डायनेस्टी आती है, यादवा वंश आता है। इसके बारे में हमें लखमंडल का जो एडिक्ट है, यानी कि जो देहरादून में है, उससे पता चलता है। और यहाँ पर जो ये लखमंडल का जो एडिक्ट है, यानी कि जो शिलालेख है, जो ईश्वरा में है, ये इसका मुख्य सोर्स है। ईश्वरा एक जगह है, वहीं पर काफ़ी शिलालेख हैं, तो ईश्वरा पे एक है वहाँ पर। और हमें ये भी पता चलता है कि इस वंश में 11 जो शासक थे उन्होंने शासन किया था। कितने रूलर्स थे? 11। और जो जिन्होंने कहीं ना कहीं जो शासन करना शुरू किया था इस वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड वाले में, ये गुप्ता पीरियड से ही शुरू किया था। क्योंकि गुप्ता पीरियड ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था, नीचे तराई वाले क्षेत्र में था। गुप्ता पीरियड के पास तो काफ़ी, गुप्ता साम्राज्य के पास तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं यादवास तब से ही थे, राइट। आगे देखते हैं। और इन्होंने जो यादवास ने जो शासन किया था वो गुप्ता पीरियड से लेके हर्षवर्धन के साम्राज्य तक इन्होंने शासन किया, गुप्ता से हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे 606 से 647। ये 47 का कहीं पर 48 भी लिखा रहता है। तो यहाँ तक हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाया था, उसका साम्राज्य चला था हर्षवर्धन का, राइट। तो यहाँ तक ये थे, गुप्ता से हर्षवर्धन तक। तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा जो यादवास थे वो कहीं ना कहीं आज से 1400 वर्ष पूर्व तक उन्होंने शासन किया था, आज से 2000 के हिसाब से, राइट। सिंहपुर जो है वो कैपिटल थी यादवास की। देखिए ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो सिंहपुर थी वो किसकी राजधानी थी? वो थी यादवास की, ठीक है। और यादवास वही हैं जिन्होंने गुप्ता से लेके हर्ष के समय तक, हर्ष के साम्राज्य तक इन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड में शासन किया। और इन्होंने जो क्षेत्र हमारी यमुना नदी से जुड़े थे वहां पर भी इन्होंने शासन किया। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था सेन वर्मा। सेन वर्मा जो था ये यादवा डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध शासक था, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ लिया यादवास के बारे में, पढ़िए यादव वंश के बारे में। अब नाग वंश जो है 6 से 7वीं शताब्दी, यानी कि आज से लगभग 1300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था।
और जो कुपेश्वर का जो त्रिशूल एडिक्ट है, यानी कि त्रिशूल शिलालेख है जो कुपेश्वर में मिलता है, जो कि गढ़वाल में है, वहाँ से इसके बारे में पता चलता है, इस वंश के बारे में पता चलता है। कहाँ से? जो त्रिशूल शिलालेख है गोपेश्वर में, वहाँ से पता चलता है, त्रिशूल एडिक्ट से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि त्रिशूल एडिक्ट से किस वंश के बारे में पता चलता है, तो नाग वंश। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, जैसे स्कंदनाग, विभुनाग, अंशभुनाग, गणपति नाग, इस तरह के इंपॉर्टेंट नाग वंश के शासक रह चुके हैं। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध था, जो सबसे शक्तिशाली था, वो था गणपति नाग। गणपति नाग, ये बात याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो वंश है वो है आपका मोखारी वंश। मोखारी वंश तो बाद में 600 AD के बाद, यानी कि 6th सेंचुरी के बाद, जो मोखारी डायनेस्टी है कन्नौज की, इन्होंने क्या करा कि कहीं ना कहीं जो नाग वंश है इनको बाहर फेंक दिया और अपना खुद का शासन बनाया। किसने? मोखारी वंश ने, क्योंकि जब इनका अंत होगा तो ये आएंगे मोखारी। ठीक है, अब मोखारी के बारे में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षा से कनेक्ट आएगा। देखिए कैसे, जो मोखारी का जो आखिरी शासक था, जिसका नाम था गृहवर्मा। मोखारी वंश का आखिरी शासक कौन है? गृहवर्मा। गृहवर्मा की मृत्यु हो जाती है, उसे मार दिया जाता है। किसने मारा, क्या मारा, उसके बारे में पता नहीं चलता है। अगर कोई बुक आपको नाम देती है तो गलत है वो। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, मुखारी वंश का जो आखिरी शासक था वो था गृहवर्मा। अब जब गृहवर्मा की मृत्यु होती है तो जितना भी साम्राज्य था मुखारी वंश के अंदर उत्तराखंड का, वो सारा का सारा जो साम्राज्य है किसके पास चले जाता है? हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन, जिनको हम हर्षवर्धन थानेश्वर का कहते हैं, क्योंकि थानेश्वर इनकी राजधानी थी, तो हर्षवर्धन के पास आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हर्षवर्धन इनके दामाद हैं। कैसे? क्योंकि जो गृहवर्मन है वो ब्रदर इन लॉ हैं गृहवर्मन के, यानी कि गृहवर्मन की जो बेटी है उससे शादी हुई है किसकी? हर्षवर्धन की। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यानी कि मुखारी हर्षवर्धन का ससुराल है। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्षेत्र तो इन्हें मिलेगा ही, क्योंकि इन्होंने शादी करी थी, जो पहाड़ की एक राजकुमारी थी उससे शादी करी थी, जो किस वंश की थी? मुखारी वंश की। यहीं पर एक बात है, इससे जुड़ी हुई बात नहीं है, क्योंकि ह्विंग सांग जो थे एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ये लिखते थे, ट्रैवलिंग करते थे और लिखते रहते थे। तो इनके जो साहित्य से हमें पता चलता है एक साम्राज्य का, उत्तराखंड का ही एक साम्राज्य है, स्वर्ण गोत्र। स्वर्ण गोत्र के लिए कहा जाता है, जिसमें जो शासन किया जाता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्वर्ण गोत्र में जो साम्राज्य में जो शासन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वुमन के द्वारा। इसीलिए इसको एक और नाम से बोला गया है, स्त्री राज्य। तो ये बात याद रखेंगे, और इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर को बताते हैं, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो है ना ज्वाइनिंग पॉइंट, वहां पर इसको कहते हैं, किसको? ये स्वर्ण गोत्र को या स्त्री राज्य को। तो ह्विंग सांग ने इसके बारे में बताया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि स्त्री राज्य यानी कि स्वर्ण गोत्र, माफ कीजिएगा, स्वर्ण जो एक सेकंड, ये जो स्वर्ण गोत्र जो साम्राज्य है इसके बारे में किसने बताया है? तो आप कह देंगे ह्विंग सांग ने। अब आ गया पोस्ट हर्षा पीरियड। मैंने कहा हर्षा की मृत्यु हो जाती है 606 से लेके 647 और कहीं पर 648 भी है, तो यहाँ पर 648 लिया गया है। तो इसके बाद का समय जो 750 AD तक, 750 AD, ठीक है। और जैसे मेरा मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा रहा हूँ आपको, मिडिवल हिस्ट्री, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया है। ठीक है, तो साथ साथ जब हम समझते हैं हिस्ट्री को तो बड़ा चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बात हम करेंगे अब इस समय की। तो ह्विंग सांग के हिसाब से ही हमें पता चलता है इसके बारे में कि पोस्ट हर्षा पीरियड के बारे में जो हमें पता चलता है वो किसके द्वारा पता चलता है? ह्विंग सांग के द्वारा में। तो देखिए कुछ नए अब साम्राज्य आएंगे, है ना। तो वो है शत्रुघ्न। सबसे पहले आप देखेंगे शत्रुघ्न किंगडम। शत्रुघ्न किंगडम आता है, ये सबसे पूर्वी हिस्से में है, जो हमारा उत्तराखंड है उसके सबसे पूर्वी हिस्से में ये था। और इसका जो ईस्टरी, जो इसकी पूर्वी जो सीमा बनाई जा रही है वो गंगा नदी के द्वारा बनाई जा रही है, और जो इसका उत्तरी सीमा बनाई जा रही है वो हिमालय के द्वारा बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके बीच में से यमुना नदी बह रही है। तो देखिए ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये पूछेंगे कि जैसे बहुत सारे साम्राज्य दे देंगे, पूछ देंगे इसको बढ़ते और घटते क्रम में लगाना है। तो याद रखेंगे जो पोस्ट हर्षा पीरियड है उसमें कौन सा है? शत्रुघ्न किंगडम। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रह्मपुर स्टेट ऑफ पौरवास, ये भी देखेंगे, दूसरा साम्राज्य है ये गंगा, पश्चिम में गंगा से लेके पूर्व में करनाली तक फैला हुआ है। पश्चिम से गंगा और पूर्व में करनाली तक ये फैला हुआ है। और ये जितने भी अभी जो हम 3 साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, 2 हम पढ़ रहे हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों में सबसे बड़ा था कौन सा? ब्रह्मपुर साम्राज्य।
और जो इसका उत्तरी जो सीमा थी वो किससे टकराती थी? स्वर्ण गोत्र कंट्री, यानी कि स्वर्ण गोत्र जो देश था, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे स्त्री राज्य भी कहते थे, उससे इसकी सीमा लगती थी। तो याद रखेंगे, स्वर्ण सीमा ऊपर, स्वर्ण गोत्र की सीमा ऊपर और उसके नीचे ब्रह्मपुर, ये बात याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये ब्रह्मपुर जो राज्य है, इसका जो संस्थापक था, जो स्टैब्लिशर था, वो कौन था? विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन, ये बात याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम वाइज। आगे देखेंगे, और जो थर्ड वाला है गोविशान स्टेट, ये है दक्षिण में ब्रह्मपुर के। देखिए सबसे ऊपर है स्वर्ण गोत्र, नीचे फिर ब्रह्मपुत्र और उसके नीचे गोविशान, और गोविशान आपका कहीं ना कहीं आजकल का काशीपुर आप देख सकते हैं। तो इट वॉज लोकेटेड इन तराई रीजन, ये तराई क्षेत्र में था, ठीक है। और इसमें रामगंगा जो नदी है वो उसके पश्चिम में आती है और शारदा इसके पूर्व में आती है। रामगंगा पश्चिम में, शारदा पूर्व में। और याद रखेंगे स्वर्ण ऊपर है, फिर आपको पता है आपका कौन सा है, ये ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, स्वर्णगोत्र, ब्रह्मपुर और गोविशान, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कर्तिरपुर अलग है, कार्तिकेयपुर अलग है, ये बात याद रखेंगे। तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी जो है 700 से 1050 एडी। अब 1050 एडी में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको होगा कि कहीं ना कहीं जो शासन है वो पश्चिम भारत में प्रतिहारों का है, प्रतिहार पश्चिमी भारत में, यहाँ लिखेंगे पश्चिमी भारत में कौन है? प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट। तो इसी समय की ये बात हो रही है। तो इस समय हमारे उत्तराखंड में कौन कौन थे? कार्तिकेयपुर वंश, कार्तिकेयपुर वंश। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ब्रह्मपुर एम्पायर, अब ब्रह्मपुर क्या हुआ? खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, एक साम्राज्य खत्म होगा तभी तो दूसरा आएगा। बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रिंसिपलिटीज होती हैं, जो राजा रजवाड़े होते हैं, वो पिक्चर में आते हैं। फिर 700 यानी कि 7th सेंचुरी में क्या होता है, कुणिंद के कुछ वंशज हैं, कुणिंद के जितने भी वंशज होते हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, मतलब एक होते हैं, और उनकी एक नई शक्ति उत्पन्न होती है नॉर्थ वेस्ट गढ़वाल में। गढ़वाल के जो उत्तरी पश्चिम हिस्सा है वहाँ पर सब एक हो गए हैं, एक नया साम्राज्य बनेगा, और वो एक नया साम्राज्य बनाते हैं जिसका नाम है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। तो क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्तिकेयपुर साम्राज्य बना वो कहीं ना कहीं कुणिंद के वंशज से ही बना, कुणिंद के वंशज से ही बना, बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। और कार्तिकेयपुर की जो राजधानी है वो है कार्तिकेयपुर, जो कहीं ना कहीं आज का जो जोशीमठ है उसके दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है कहीं ना कहीं। अब हमें पांडु, एक सेकेंड, पांडुकेश्वर जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है, जो कॉपर है, तांबा है, उसका जो लेख है, वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो जितना भी डेटा मैंने ऊपर आपको बताया है ये हमें पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। जितना भी ऊपर हमने ये सब देखा है तो कहाँ से पता चलता है? पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन से। तो क्वेश्चन आते हैं, पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन किस साम्राज्य के बारे में बताती है? कार्तिकेयपुर। जो जितनी भी कार्तिकेयपुर के बारे में मैंने आपको बात बताई यहीं से पता चलता है। आगे देखते हैं, दिस डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जितनी भी संस्कृति है वहाँ पर इनका काफ़ी योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं जितनी भी इन्होंने सबको एकीकरण किया है, जो आपस में लड़ रहे थे, छोटे मोटे जो राजा रजवाड़े थे उस समय लड़ रहे थे, उनको एक किया, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी राजनीतिक शक्ति इन्होंने स्थापित करी। और अगर हम सेंट्रल हिमालयाज की बात करें, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल किंगडम। मतलब असल में एक किंगडम क्या होता है, असल में एक साम्राज्य क्या होता है, वो कार्तिकेयपुर ही साम्राज्य था, क्योंकि इतना बड़ा था, इन्होंने इतना अच्छा वहाँ का शासन प्रशासन रखा था, लोगों को एक कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इस्लाम धर्म ने क्या किया था, जो अरब में छोटे मोटे ट्राइब्स आपस में लड़ रहे थे, तो इस्लाम की वजह से वो एक हो गए थे, राइट। हालांकि लड़ाई फिर भी चलती हुई आ रही थी, पर एक तो हो रहे थे। तो वैसे ही काम इन्होंने किया कार्तिकेयपुर। ओके, आगे हम देखेंगे, एक सेकेंड, अब इसमें हम देखेंगे कि जो 3 फैमिली हैं इस वंश की वो रूल करती हैं। एक है वसंत देव जो है वो पहले हैं, जो निम्बर हैं वो दूसरे हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई साम्राज्य होता है उसमें अलग अलग वंश हैं, क्योंकि बहुत सारे वंश एक होकर बड़ा साम्राज्य बना है। तो यहाँ पर इस साम्राज्य के लिए 3 वंश पिक्चर में आएंगे, 3 वंश इसमें शासन करेंगे, वही बात इसमें की गई है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 फैमिलीज कौन है वो? तो सबसे पहले है वसंत देव, वो पहले के थे, पहले जो फैमिली थी, जो परिवार था, जो वंश था जिसने शासन किया, उसके जो फाउंडर थे वसंत देव थे।
और सेकंड के कौन थे? निम्बर। सेकंड के कौन थे? निम्बर। अब आप पूछेंगे थर्ड के कौन थे, तो थर्ड के बारे में उतना पता नहीं चलता है, फिर भी आगे देखेंगे हम क्या है। ईस्टगन देव, जो ईस्टगन देव जो शासक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो साम्राज्य था इसको और फैलाया, कुमाऊं, गढ़वाल और कहीं, और उनके जो बेटे थे ललितेश्वर देव, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वहाँ पर काफ़ी जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाए, जो उस समय के जो आर्किटेक्चर था उसको बढ़ावा दिया। ये बात याद रखेंगे। और ये जो कार्तिकेयपुर से संबंधित जो अभी मैंने पांडुकेश्वर बताया था, और भी है जो मतलब और जो शिलालेख हैं वो हमें मिलते हैं कहाँ पर, जिससे हमें सब डेटा मिलता है जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो है बागेश्वर, कंदारा और पांडुकेश्वर। ये आप देख पा रहे होंगे, जो वासुदेव, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले फैमिली के जो एस्टेब्लिशर थे, फाउंडर थे, वसुदेव थे, और दूसरी के निम्बर। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बागेश्वर, कंडारा और पांडुकेश्वर से। और कहीं ना कहीं आफ्टर रूलिंग फ्रॉम कार्तिकेयपुर से इन्होंने जो शासन किया था, फिर ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ को शिफ्ट कर दी थी? बैजनाथ को। और बैजनाथ कहाँ है? ये कत्यूरी घाटी में है, जो अल्मोड़ा में है। जो अल्मोड़ा जनपद है, वहाँ पर एक अल्मोड़ा शहर भी है, उसी के पास एक कत्यूरी घाटी है, वहीं पर बैजनाथ पड़ता है। तो बाद में क्या हुआ था कि जो ये जो शासक थे बाद वाले कार्तिकेयपुर में, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी है? बैजनाथ में। तो ये बात याद रखेंगे। ये देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश, ये 3 फैमिलीज से रूल हुआ था, 3 फैमिलीज ने इसमें शासन किया था। माफ कीजिएगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं एंड में, यहाँ से आपका एंशिएंट उत्तराखंड फिनिश होता है। देखिए इसका कुछ फैक्ट है। एक हथिया देवल, ये कहाँ पर है? ये है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में एक जगह है थल, यहाँ की एक बाजार भी बड़ी प्रसिद्ध है, थल की बाजार कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़। तो एक हथिया देवल जो थल के नज़दीक है, उसे किसने बनाया है? बाज बहादुर चंद। जब हम इसका आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड का, तब आपको इस बाज बहादुर चंद के बारे में जानने को मिलेगा। फिलहाल इतना याद रखेंगे, एक हथिया देवल किसने बनाया है? बाज बहादुर चंद ने। और इसका जो बनाया गया है, उसमें जो कलाकारी इस्तेमाल की गई है वो कैलाश टेम्पल से ली गई है। कैलाश टेम्पल जिस आधार पर बना है, उसी आधार पर इसको बनाया गया है। और जो जाट चंद का जो समय था, जो युग था जाट चंद का, उसे गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं कहते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं, ये बात याद रखेंगे। गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं किसको कहते हैं? पीरियड ऑफ जाट चंद। और जो उस आज भी वैसे देखा जाता है, पर उस समय जो उत्तराखंड की जो भूमि नापी जाती थी, जो मापक इस्तेमाल किए जाते थे, मेजरमेंट इस्तेमाल किए जाते थे ज़मीन को मापने के लिए, वो थे नाली, ज्योला, विशाली, अधाली, पालू, मसा। और नाली का जैसे आजकल जो वर्तमान में नाली का अधिकतम प्रयोग हो रहा है, तो मैं यहीं पर आपको बता दूं, जो 2160 स्क्वायर फीट का एक नाली होता है। 2160 स्क्वायर फीट का एक नाली होता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहीं से ये आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उत्तराखंड की, ये फिनिश होती है, फिर मिडिवल आएगी, फिर मॉडर्न आएगी, राइट। देखिए इसमें आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो ऑलरेडी वो क्लियर है ही नहीं, क्योंकि जो सोर्स में क्लियर नहीं है तो कहाँ से क्लियर होंगे। पर जितना भी मैंने आपको कहा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन तैयार रखने हैं, और आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और क्वेश्चन से ही तैयारी की जाएगी, राइट, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एमसीक्यू जो प्रयास हमारा कोर्स है, जिसमें एमसीक्यू द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, वो फ्री ऑफ कोर्स है, परंतु जो लोअर और अपर के लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, इट विल कॉस्ट यू 999 ईच। अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1499 की। और इस टेस्ट सीरीज में आपको जितने भी हम नोट्स बना रहे हैं, ये भी आपको नोट्स दिए जाते हैं अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं, अगर कॉम्बो का पैकेज लेते हैं। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी जो डेली अपडेट्स होते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर इस चैनल में आपको दिखाई देगी। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो यहीं से उत्तराखंड का जो लास्ट वीडियो है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का, वो समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।